नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित वर्मा है और आज मैं इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अवध पेज पर लाइव आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ फार्मा सेक्टर के बारे में आपसे कुछ बातचीत करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर अमित वर्मा और मैं बाराबंकी जनपद में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर फार्मेसी डिपार्टमेंट में निदेशक के तौर पर कार्य करता हूँ। और इसके पहले कि आज फार्मेसी के बारे में हम लोग कुछ बातचीत चालू करें, सबसे पहले तो मैं आज अवध के एबीवीपी पेज पर मुझे जो निमंत्रण दिया गया यहाँ पर लाइव होने के लिए और आपसे बात करने के लिए, तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस संगठन को अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। विशेषतः श्री हरि बोरीकर जी जो कि विश्वविद्यालय प्रमुख हैं, उनका मैं हृदय से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय रमेश गढ़िया जी का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रांत संगठन मंत्री माननीय घनश्याम शाही जी का। और मैं विशेषतः धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय आकाश पटेल जी का, जो कि मेरे अनुज भी हैं और जिन्होंने निजी तौर पर मुझे आज इस पेज पर उपस्थित रहने के लिए निमंत्रण दिया है। आकाश पटेल सह मंत्री हैं अवध प्रांत के और फार्मा विजन का पूरा काम अवध प्रांत का आकाश पटेल जी देख रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मैं एक विशेष तौर पर और भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने फार्मेसी को लेकर के, फार्मा को लेकर के देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर अवध क्षेत्र के अंदर जो कार्य प्रारंभ किया है, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और अभिवादन है, अभिनंदन है। जितने लोग आज इस पेज पर लाइव जुड़ गए हैं, उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो बात हम लोग करेंगे फार्मा सेक्टर के बारे में, वो बात मुख्यतः 3 बिंदुओं पर आधारित होगी। पहला तो फार्मा क्या होता है, फार्मा सेक्टर में क्या क्या काम होता है, क्या डेफिनेशन है फार्मा की और फार्मा का आगे फ्यूचर क्या है। पहला बिंदु हमारा ये रहेगा। दूसरा बिंदु ये रहेगा कि जो भी युवा फार्मा सेक्टर में जुड़ना चाहते हैं, फार्मा में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, फार्मा सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए किस तरीके से इस सेक्टर में आया जा सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, कैसे पढ़ाई करनी है और पढ़ करके आगे हमारे पास क्या क्या युवाओं के लिए भारतवर्ष के और भारतवर्ष के बाहर भी संभावनाएं है, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा बात करेंगे कि भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और भारतवर्ष को विश्व पटल पर विश्व गुरु के तौर पर स्थापित करने के लिए फार्मा सेक्टर की कितनी बड़ी भूमिका है और फार्मा सेक्टर इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बात की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये फार्मेसी होती क्या है। तो जो बच्चे या जो भी विद्यार्थी और युवा पहले से ही फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, वो जानते हैं फार्मेसी में जब पढ़ाई चालू करी जाती है, स्पेशली जब हम ग्रेजुएट लेवल पर फार्मेसी में एंटर करते हैं और बैचलर इन फार्मेसी स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में एक किताब रिकमेंड करी जाती है जिसका नाम है रेमिंगटन्स। रेमिंगटन्स को फार्मेसी की बाइबल के नाम से जाना जाता है। तो रेमिंगटन के अंदर जो फार्मेसी की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो डेफिनेशन है कि फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड ड्रग्स। तो हम फार्मेसी को सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक विज्ञान है, ये एक कला है। दवा बनाना और बना करके उसको डिस्पेंस करना, ये अपने आप में एक कला है और कला के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा विज्ञान भी है। तो ये तो फार्मा की बेसिक डेफिनेशन है। इसके बाद फार्मेसी में जो अभी तक समाज के अंदर, विशेषतः भारतवर्ष के अंदर जो काम किया जा रहा है, वो अभी बहुत प्राथमिक स्तर पर है, बहुत प्रीलिम लेवल पर है। फार्मा सेक्टर का डेवलपमेंट अभी भी नेशनल लेवल पर उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। ये अभी एक बहुत नई ब्रांच है और इस ब्रांच में अभी बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है। समाज के अंदर बहुत ज़्यादा लोग फार्मा के बारे में अभी तक अवेयर नहीं है, जानते नहीं हैं। आज हम लोग उस सारी बातों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि फार्मेसी एक्चुअली है क्या, क्या होता है। अभी तक लोगों को फार्मा में ये पता चलता है कि इसमें बस दवा बनाना है, मेडिकल स्टोर पर बैठ करके दवाई सेल कर देनी है, बेच देनी है। फार्मा सिर्फ इतना ही नहीं है। जिस प्रकार से कभी भी किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए सैनिक को अपने शरीर के साथ साथ बहुत ही अत्याधुनिक हथियार भी चाहिए,
पूरे विश्व में सबसे मजबूत सेना वो समझी जाती है जिस सेना के पास सबसे ज्यादा और सबसे आधुनिक हथियार होते हैं। उसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए जो हेल्थ सेक्टर के प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनको हम डॉक्टर्स कहते हैं, उन डॉक्टर्स के पास जो हथियार हैं वो हथियार दवाइयाँ हैं। जितनी अच्छी, जितनी लेटेस्ट और जितनी असरदार दवाइयाँ उनके पास होंगी, उतनी ही जल्दी हम बीमारियों के ऊपर विजय पा लेंगे और उन बीमारियों से छुटकारा पा लेंगे। तो जैसे कि सैनिकों के लिए हथियार बनाने की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर्स जिन हथियारों का इस्तेमाल करके बीमारियों के ऊपर विजय पाते हैं, उन हथियारों को बनाने के लिए यहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां। हथियारों के बाद पूरे विश्व में फार्मा ये सबसे बड़ा व्यवसाय समझा जाता है, सबसे बड़ा बिजनेस समझा जाता है। फार्मा समझा ही नहीं जाता, ये वास्तव में सबसे बड़ा बिजनेस है। कोविड जैसी वैश्विक महामारी के दौर में जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, उस समय पूरे विश्व को उस आर्थिक मंदी में संभालने वाला अगर कोई सेक्टर है तो वो फार्मा सेक्टर ही है। सिर्फ फार्मा सेक्टर के बदौलत ही किसी तरीके से अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमराने से बच गई है। इसमें भारतवर्ष का रोल पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा निखर करके और बहुत ज़्यादा उभर करके सामने आया है। बहुत सारे आप लोगों ने समाचार पत्रों में आजकल आर्टिकल आ रहे हैं, वो पढ़े होंगे कि अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई, अर्थव्यवस्था डाउन हो गई और अर्थव्यवस्था की वजह से बहुत मंदी का दौर आने वाला है, मंदी का दौर चल भी रहा है। उस मंदी के दौर में मैं आपको डेटा के साथ पूरी बात बताता हूँ। उस मंदी के दौर में भारतवर्ष के फार्मा सेक्टर ने 100% की ग्रोथ करी है, 100% की ग्रोथ करी है। यहाँ पर ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि भारतवर्ष का फार्मा सेक्टर 100% की ग्रोथ पर आया है। भले ही डोमेस्टिक मार्केट में, हमारे घरेलू मार्केट के अंदर जो टोटल फार्मा की सेल हुई है, वो सेल में करीब 20 से 25% की गिरावट आई है। उस गिरावट का कारण ये है कि जो डेली रूटीन में दवाइयाँ दी जाती थी, जो ओपीडी में दवाइयाँ दी जाती थी, अस्पतालों में दवाइयाँ दी जाती थी, अस्पतालों के ना खुलने की वजह से वो दवाइयाँ उनकी सेल नहीं हो पाई है। बहुत सारे लोग जो सड़कों पर निकलते थे, बहुत सारे हादसे होते थे, उसकी वजह से जो घटनाएं होती थी उसमें जो दवाइयाँ लगती थी उन दवाइयों की सेल नहीं हो पाई है। डोमेस्टिक मार्केट जो घरेलू बाजार है, उस बाजार में 20-30% कम होने के बावजूद हम 100% की ग्रोथ पर आ गए हैं। अब ये कैसे हुआ? 100% की ग्रोथ आई कैसे फार्मा सेक्टर में, और वो भी भारतवर्ष के अंदर? 100% की ग्रोथ ऐसी आई कि भारतवर्ष आज के समय में क्लोरोक्विन, जो कि एक प्रोफाइलैक्टिक दवाई है, ये प्रोफाइलैक्टिक दवा ऐसी दवाइयों को बोला जाता है जो रोग होने के साथ और रोग होने से पहले अगर खा लिया जाए तो रोग होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो क्लोरोक्विन का प्रोफाइलैक्टिक इस्तेमाल कोविड जैसे वायरस के खिलाफ ये साइंटिस्ट लोगों ने आइडेंटिफाई किया, और क्लोरोक्विन का सबसे बड़ा उत्पादन भारतवर्ष के अंदर होता है। तो भारतवर्ष ने लगभग संपूर्ण विश्व को क्लोरोक्विन का उत्पादन करके और उसको निर्यात किया। इस वजह से यहाँ के सेक्टर की ग्रोथ बढ़ गई। और कोविड जैसी बीमारी में जबकि शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तापमान को घटाने के लिए दवा जो आती है, जिसको बुखार की गोली कहते हैं, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का उत्पादन भी भारतवर्ष के अंदर सर्वाधिक है पूरे विश्व में। पैरासीटामोल और सिर्फ क्लोरोक्विन की सेल की वजह से हमारे फार्मा सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 100% बढ़ गई। यहाँ पर 100% की ग्रोथ हुई यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड फार्मा सेक्टर का था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब फार्मेसी में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली फार्मेसी में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। दवा बनाना, दवाइयों को सेल करना, ये तो एक काम है फार्मेसी का, जो कि सामान्य जनमानस को पता है कि फार्मेसी सेक्टर में दवाइयों को बनाया जाता है, दवाइयों को मरीजों तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा भी फार्मा सेक्टर में क्या क्या होता है, उस दवाई बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगता है, कितनी ऊर्जा लगती है, आज हम लोग सब उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो आपने सुना होगा चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये आयुर्वेदिक के 2 ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों के अंदर भारतवर्ष की जो चिकित्सा व्यवस्था की जो प्रणाली है, जिसको हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं, ये दोनों ग्रंथ आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, और जिसमें ईसा पूर्व से ये ग्रंथ लिखे जा चुके थे। और इन ग्रंथों में सर्जरी और दवा बनाने का और दवा
डिस्पेंस करने का जो तरीका है वो बहुत डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है। तो भारतवर्ष में दवाइयों का इतिहास वैसे ही बहुत पुराना रहा है। आज भी आयुर्वेदिक दवाइयों की कोई काट नहीं है दुनिया के अंदर। आयुर्वेदिक दवाइयों से जो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है वो आज भी किसी और प्रकार की दवाइयों से डेवलप नहीं हो सकता है। तो वो इतिहास हमारा होते हुए भी आज की डेट में हमको फार्मा सेक्टर में और ज़्यादा ग्रोथ की आवश्यकता है। उस ग्रोथ के लिए हमको उस फार्मा सेक्टर में बहुत सारे युवाओं को जोड़ना पड़ेगा। बहुत युवा ऐसे हैं जिनको फार्मा के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, उतनी अवेयरनेस नहीं है। हमें समाज के अंदर वो अवेयरनेस लानी पड़ेगी फार्मा सेक्टर को लेकर के। तो फार्मेसी में अगर मैं शुरुआत से चालू करूं तो फार्मेसी में जो कोर्सेज होते हैं वो कोर्सेज डिप्लोमा के स्तर से शुरू होते हैं। डी फार्मा होता है जिसको हम डिप्लोमा इन फार्मेसी बोलते हैं। 10+2 के बाद ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद बी फार्मा होता है जिसको हम बैचलर इन फार्मेसी कहते हैं। ये एक ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है जिसको भी आप 10+2 के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। बी फार्मा के बाद एम फार्मा होता है जिसको मास्टर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं। ये बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद मास्टर ऑफ फार्मेसी का कोर्स ज्वाइन किया जाता है। मास्टर ऑफ फार्मेसी के बाद आप फार्मेसी में पीएचडी कर सकते हैं और पीएचडी के बाद वैज्ञानिक बनने के बहुत सारे आपके पास मौके उपलब्ध हो जाते हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो फार्मेसी कर रहे हैं या बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो फार्मेसी करना चाहते हैं। और आज की डेट में फार्मा के नाम से लोगों को जो जानकारी है उनको ये पता है कि अगर फार्मेसी कर लेंगे तो हमारा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बन जाएगा। एकदम सही बात है। अगर आप फार्मेसी करेंगे तो आपका मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बन जाएगा और आप उस लाइसेंस की वजह से मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। मेडिकल स्टोर पर अपनी दवाइयाँ रख करके और उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन ये लीस्ट लेवल है, ये सबसे निचला स्तर है फार्मेसी में जो कि आप कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद आप जब बैचलर करते हैं तो बैचलर करने में आपको एक ग्रेजुएट लेवल की डिग्री मिलती है। बी फार्मा का कोर्स जो होता है वो 4 साल का कोर्स होता है और ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी से होता है। अवध क्षेत्र के अंदर जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो AKTU है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद विश्वविद्यालय है, टेक्निकल विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय से बी फार्मा का कोर्स होता है और वो बी फार्मा का कोर्स इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है उसके इक्विवेलेंट होता है। वो एक तकनीकी कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है, बैचलर इन फार्मेसी। बैचलर इन फार्मेसी के बाद जब मास्टर इन फार्मेसी, तो जिस प्रकार से इंजीनियरिंग में 4 साल का इंजीनियरिंग करने के बाद जब आप एमटेक में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको गेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसी प्रकार से जब आप फार्मेसी 4 साल करने के बाद एम फार्मा में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको GPAT का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये GPAT का एग्ज़ाम गेट के एग्ज़ाम के इक्विवेलेंट होता है। GPAT का एग्ज़ाम देने के बाद आप मास्टर इन फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर इन फार्मेसी में एडमिशन लेने के बाद आपको एक मास्टर की डिग्री मिलती है और फार्मेसी के अलग अलग जो ब्रांचेस हैं उन अलग अलग ब्रांचेस में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई डिप्लोमा फार्मेसी की, बैचलर फार्मेसी की और बैचलर के बाद मास्टर इन फार्मेसी की। अब फार्मेसी में क्या करते हैं? फार्मेसी जो भी लोग कर रहे हैं, फार्मेसी के अलग अलग ब्रांचेस हैं। कुछ जो मुख्य ब्रांचें हैं फार्मेसी की वो एक मेडिसिनल केमिस्ट्री है जिसमें दवाइयों की खोज की जाती है, नई दवाइयों के बारे में रिसर्च किया जाता है और उन दवाइयों को डिज़ाइन करने से लेकर के और सिंथेसाइज करने तक का काम इस कोर्स के अंदर किया जाता है। दूसरा कोर्स है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर क्या करते हैं? फार्माकोलॉजी में उन दवाइयों का शरीर के ऊपर क्या असर हो रहा है उसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है फार्माकोलॉजी में, कि जब भी कोई दवा किसी भी पेशेंट को दी जाती है तो पेशेंट को देने के बाद वो पेशेंट के शरीर में क्या असर कर रही है, कैसे असर कर रही है, क्या उसके इफेक्ट हो रहे हैं, क्या उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, ये सारी ही बातें फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ाई जाती हैं। तीसरी एक मुख्य ब्रांच होती है जिसको हम फार्माकोग्नोसी के नाम से जानते हैं। ये फार्माकोग्नोसी वो ब्रांच है जिस ब्रांच के अंदर नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे कि प्लांट्स हैं और बहुत सारे अदर नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उस नेचुरल प्रोडक्ट से किस प्रकार से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसमें आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा सेगमेंट है, किस प्रकार से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और उनको बना करके पेशेंट को दिया जाता है, ये फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से एक ब्रांच है जिसको हम फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं या फार्मास्यूटिक्स के नाम से जानते हैं। कई बार जब आप बाज़ार के अंदर जाते हैं और आपको बुखार की दवा लेनी, तो जब आपको बुखार की दवा लेनी है तो आप बुखार के लिए टैबलेट भी ले सकते हैं, आप बुखार के लिए कैप्सूल भी ले सकते हैं, आप बुखार के लिए इंजेक्शन भी ले सकते हैं।
आप बुखार के लिए सिरप भी ले सकते हैं। तो टैबलेट बनानी है, सिरप बनाना है, इंजेक्शन बनाना है या कैप्सूल बनाना है, इसको बोलते हैं कि ये अलग अलग डोजेस फॉर्म है, ये अलग अलग डोजेस फॉर्म है जो कि बाजार के अंदर उपलब्ध है। तो किस दवा के लिए कौन सी डोज बनानी है, किस क्वांटिटी में डोज बनानी है, ये सारा जिस ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं वो फार्मास्यूटिक्स की ब्रांच है। तो ये 4 मुख्य ब्रांचें होती हैं जिसको हम फार्मेसी के अंदर पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कशन करूंगा ड्रग डिज़ाइन एंड डिस्कवरी के बारे में, कैसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, कैसे उसकी डिस्कवरी की जाती है और डिस्कवरी करने के बाद उसको पेशेंट को कैसे दिया जाता है। तो जब भी हम किसी दवा की डिस्कवरी करते हैं फार्मेसी में, जब किसी दवा की डिस्कवरी के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले डिस्कवरी से पहले हमको एक अपना टारगेट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। टारगेट का मतलब हमको एक बीमारी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। जैसे आज के समय में और इस दौर में जबकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, तो आज के डेट में ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनियां और फार्मासिस्ट और मेडिसिनल केमिस्ट इस जुगत में लड़े हुए हैं कि कैसे किसी तरीके से कोरोना के खिलाफ दवा बना ली जाए या वैक्सीन बना ली जाए। तो सबसे पहले जब दवा कोई बनानी है उसके बारे में रिसर्च करना है और उसको लेकर के मार्केट में लाना है, तो हमको एक टारगेट आइडेंटिफाई करना है। तो एक बीमारी का टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। टारगेट आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, लक्षण के बाद उसके शरीर के अंदर क्या मैकेनिज्म है बीमारी की, उसको इटियोलॉजी बोलते हैं। उसकी इटियोलॉजी को समझा जाता है कि ये शरीर में जा करके इस अंग को, इस कोशिका को इस प्रकार से ये नुकसान पहुंचाती है, किस किस रिसेप्टर पर जा करके इसका असर होता है, हम वो रिसेप्टर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर उसके अगेंस्ट में हम एक दवा को डिज़ाइन करते हैं। तो दवा जब डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हम डिज़ाइनिंग उसकी करते हैं कंप्यूटर पर। तो उस डिज़ाइनिंग को हम बोलते हैं CADD, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन। तो सबसे पहले दवाई को कंप्यूटर पर डिज़ाइन किया जाता है। कंप्यूटर पर डिज़ाइन करने के बाद फिर हम उसको लेकर के और लैब में बनाना शुरू करते हैं। तो जब लैब में हम उसकी सिंथेसिस करते हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारा इस्तेमाल होता है और हम उस दवा की सिंथेसिस करते हैं। दवा की सिंथेसिस करने के बाद वहाँ से एक बार वो दवा बन करके हमारे हाथ में आ गई, फिर हम उस दवा की टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लैब में उसको टेस्ट करते हैं। लैब के अंदर केमिकल मॉडल्स होते हैं, वहाँ पर टेस्टिंग करी जाती है। केमिकल मॉडल्स के बाद अगर वो दवाई उस केमिकल मॉडल को पार कर गई तो वहाँ से हम निकाल करके उसका एनिमल मॉडल पर टेस्टिंग शुरू करते हैं। एक बार एनिमल मॉडल पर वो दवा पार हो गई तो उस दवा की हम एप्लीकेशन FDA में फाइल कर देते हैं। ये FDA बोलते हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो होती है, वहाँ फाइल करते हैं और वहाँ से निकाल करके फिर उसको हम क्लिनिकल ट्रायल में लेकर के आते हैं। जब क्लिनिकल ट्रायल में लेकर के आते हैं तो हम उसको स्वस्थ और बीमार जो मनुष्य हैं, ह्यूमन बींग है, उनके ऊपर हम उसको टेस्ट करना शुरू करते हैं। जब वहाँ टेस्ट करते हैं और वहाँ टेस्ट करने के बाद वो दवा पास हो जाती है, तब वो दवा मार्केट में आती है और उसका अप्रूवल FDA दे देता है। उस अप्रूवल के बाद इतना प्रोसीजर करने में एक सामान्य दवा को डिज़ाइन से लेकर के डिस्कवरी और इसके बाद मार्केट तक लाने में लगभग 10 से 15 साल का समय लग जाता है, अगर सामान्य प्रक्रिया में इसको देखा जाए तो ये इतना बड़ा क्षेत्र है। दवा डिज़ाइन करने से लेकर के और दवा को पेशेंट के शरीर में पहुंचाने तक लगभग 15 साल का समय लगता है। और इस 15 साल के समय में बीच में सैकड़ों फार्मासिस्ट उसके अंदर लगते हैं जो उस दवा की डिज़ाइनिंग से लेकर के और उसकी डिस्पेंसिंग तक का काम करते हैं। तो ये जो फार्मेसी की फील्ड है, इस फार्मेसी की फील्ड ये बहुत वाइड रेंज है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है ये फार्मेसी का। इसको हम सिर्फ ये ना समझें कि यहाँ पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस ले लेना है और लाइसेंस लेने के बाद मेडिकल स्टोर पर बैठ करके और दवा को सेल कर देना है। जो दवा हमारे हाथ में आ रही है, अगर आप उस दवा का बैकग्राउंड देखेंगे तो वो बैकग्राउंड 15 से 20 साल पहले उसकी खोजने की शुरुआत हो चुकी थी, तब आज जा करके वो आपके हाथ में आई है और समाज में उपलब्ध जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों के खिलाफ वो दवा काम कर रही है। मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को सुनाई दे रही है तो आप कमेंट करते रहें और बीच में अगर आपको किसी प्रकार के प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट में प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। आप जब प्रश्न मुझसे पूछेंगे तो उस प्रश्न का मैं यहाँ पर आपके सामने जवाब देता रहूँगा, तो उससे ये सेशन थोड़ा सा लाइव हो जाएगा और मुझे
ये समझ में आएगा कि जो बातें मैं कर रहा हूँ वो बातें आपको कहाँ तक समझ में आ रही हैं। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई कि फार्मेसी फील्ड क्या होती है। फार्मेसी के बाद युवाओं को अगर फार्मेसी के अंदर एडमिशन लेना है, फार्मेसी का कोर्स करना है, तो उनके लिए क्या संभावना है, किस प्रकार से ले सकते हैं। तो फार्मेसी फील्ड के अंदर एंटर करने के लिए आपको 10+2 सबसे पहले स्कूल पास करना पड़ेगा। 10+2 पास करते समय आप साइंस का सब्जेक्ट लेकर के जब 10+2 पास करेंगे, चाहे आप गणित विषय में 10+2 पास करें, चाहे आप बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में 10+2 पास करें, आप दोनों ही तरीके से फार्मेसी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा फार्मेसी करना चाहते हैं तो 10+2 पास करके आप सीधे डिप्लोमा फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा फार्मेसी का कोर्स पॉलिटेक्निक से चलता है, जिसको हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करेंगे, उस क्वालिफिकेशन के बाद मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन लिया जाएगा। कुछ निजी विद्यालयों में अगर सीटें खाली रह जाती है तो वो मैनेजमेंट की सीट पर डायरेक्ट एडमिशन भी डिप्लोमा में ले लेते हैं। अगर आपको डिप्लोमा से ऊपर जाकर के आपको ये लगता है कि हमें बैचलर इन फार्मेसी करनी है, हमको फार्मेसी में अपना भविष्य आगे बढ़ाना है और हमको फार्मेसी में आगे उच्च स्तर तक पढ़ाई करनी है, तो आप बैचलर की डिग्री ज्वाइन करिए। बैचलर ज्वाइन करने के लिए भी आपको 10+2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। 10+2 के एग्ज़ाम में यदि आप गणित साइड से होंगे, मैथमेटिक्स आपने लिया है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर बायोलॉजी आपने लिया है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो 10+2 पास करने के बाद सीधे टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठिए, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए और मेरिट के आधार पर वहाँ पर आपको विद्यालय या कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। उस अलॉटमेंट के बाद आप बैचलर का कोर्स शुरू करते हैं। बैचलर का कोर्स 4 साल का होता है। 4 साल के इस कोर्स में जो बैचलर का कोर्स है टेक्निकल का, वो सेमेस्टर वाइज होता है, वो हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर पास करने होते हैं। जो डिप्लोमा का कोर्स है वो एनुअल सिस्टम है, वहाँ पर वहाँ 2 साल का कोर्स है और 2 साल के कोर्स को आपको 2 बार एग्ज़ाम देना है, सालाना एग्ज़ाम होता है यहाँ पर। तो बैचलर कोर्स में आप 4 साल जब करेंगे और 4 साल के बाद जब आपको बैचलर की डिग्री मिलेगी, तो उस बैचलर की डिग्री लेने के बाद आप जो स्टेट की फार्मेसी काउंसिल है, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर हैं तो यूपीपीसीआई है, यूपीपीसीआई के अंदर आप एप्लीकेशन डालेंगे अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट के बाद। तो जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो लोग एमबीबीएस करते हैं और एमबीबीएस करने के बाद जब वो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो उनको पहले मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसी प्रकार से यदि आप फार्मेसी करते हैं और फार्मेसी करने के बाद अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या कोई और काम करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो स्टेट की है उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अप्लाई करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एक फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट के साथ आपको पीसीआई का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। उस नंबर को लेकर के और उस सर्टिफिकेट को लेकर के यदि आप चाहें तो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं और आप एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। यदि आप बैचलर के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं या आप मेडिकल स्टोर नहीं खोलना चाहते हैं या मेडिकल स्टोर के अलावा कुछ और काम करना चाहते हैं, तो बैचलर डिग्री करने के बाद आप मास्टर डिग्री के लिए जा सकते हैं। यदि आप बैचलर के बाद जॉब करना चाहते हैं तो बैचलर के बाद आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में बैचलर की डिग्री वाले विद्यार्थियों को प्रोडक्शन में सीधे ले लिया जाता है। बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जहां पर दवाइयां बनाई जाती हैं, छोटी से लेकर के और बड़े स्तर तक की फैक्ट्रियां भारतवर्ष के अंदर उपस्थित हैं। उसमें आपको प्रोडक्शन प्लांट के अंदर जॉब मिल जाएगी अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। यदि आप सेल्स में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे मेडिकल की कंपनियां हैं वो जिनको एमआर कहा जाता है या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, आप सेल्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। यदि आप चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे मेडिकल स्टोर नहीं खोलना है या मुझे प्राइवेट जॉब में नहीं जाना है, तो गवर्नमेंट जॉब में यदि आप बैचलर इन फार्मेसी करते हैं, बी फार्मा करते हैं, तो बी फार्मा करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं फार्मासिस्ट की, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जॉब के लिए। आप जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट होते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप एलिजिबल हो जाते हैं ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब के लिए। हर जिले के अंदर एक औषधि निरीक्षक होता है जिसको हम
ड्रग इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब के लिए यदि आपने बैचलर कर लिया है तो आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद उसका एक एग्ज़ाम होता है। यदि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ड्रग इंस्पेक्टर के तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, प्रदेश सरकार, वो आपको नौकरी दे देगी। और अगर आप अच्छे लेवल का कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पोजीशंस होती हैं, वहाँ पर भी आपको असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर की जॉब मिल सकती है। ये ऑप्शंस आ जाता है आपका बैचलर करने के बाद। यदि आप सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहते हैं या आप पढ़ाई के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुझे फार्मेसी में टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, तो टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए आपको बी फार्मा करने के बाद आपको एम फार्मा करना पड़ेगा, मास्टर डिग्री लेनी पड़ेगी। बी फार्मा करने के बाद आप सिर्फ डिप्लोमा कॉलेज के अंदर पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। आपकी एलिजिबिलिटी बैचलर में पढ़ाने के लिए नहीं होती है। तो या तो आप किसी डिप्लोमा कॉलेज के अंदर सीधे जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, या बैचलर के बाद मास्टर डिग्री करिए, और मास्टर डिग्री करने के बाद आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर या फार्मेसी कॉलेज के अंदर जहाँ पर फार्मेसी कोर्स चलता है वहाँ पर बैचलर डिग्री में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपने एम फार्मा कर लिया और एम फार्मा करने के बाद यदि आपको 5 साल का अनुभव हो गया तो आप किसी भी डिप्लोमा कॉलेज के प्राचार्य या प्रिंसिपल बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप उस कॉलेज के प्रिंसिपल बन सकते हैं। इसी तरीके से यदि आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, आप शोध में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है कि आपको वैज्ञानिक बनना है और आपको ड्रग डिस्कवरी करनी है, तो आप एम फार्मा करने के बाद पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब पीएचडी ज्वाइन करेंगे तो पीएचडी में आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा। उस टॉपिक के ऊपर आप किसी भी अच्छे विश्वविद्यालय से भारतवर्ष के अंदर या भारतवर्ष के बाहर भी पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद यदि आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, कोई फार्मा कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो वो आपको रिसर्च में ले लेते हैं और वो आपको प्रोडक्शन में भी ले लेते हैं। जब आपको रिसर्च में लेंगे तो वो आपको एक रिसर्च साइंटिस्ट, एक अनुसंधानकर्ता के रूप में वहाँ पर जॉब आपको मिलती है, जिस जॉब की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद फिर आगे ग्रोथ बहुत है। बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां करी और 8 से 10 साल के बाद वो उस कंपनी में डायरेक्टर या वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन तक पहुंच गए हैं। और जितनी भी फार्मा कंपनियां, बड़ी फार्मा कंपनियां, उन सारे फार्मा कंपनियां का जो हेड है वो लगभग सब फार्मेसी बैकग्राउंड से लोग गए हैं और वो उन फार्मा कंपनियों को चला रहे हैं। रिसर्च करने के बाद अगर आपको लगता है कि पीएचडी के बाद भी मुझे इस रिसर्च में और आगे जाना है, तो पीएचडी के बाद एक और पोजीशन होती है जिसको पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन कहा जाता है। आप उस पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप उस पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन के लिए किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, या आप चाहें तो भारतवर्ष के अंदर भी बहुत सारे CSIR के इंस्टीट्यूट है, काउंसिल ऑफ इंडियन साइंटिफिक रिसर्च, CSIR, उसके इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ आपको पोस्ट डॉक की पोजीशन मिल जाएगी। आप भारतवर्ष के अंदर जो CSIR के इंस्टीट्यूट हैं उन इंस्टीट्यूट के अंदर आप वैज्ञानिक के तौर पर भी अपने आप को यदि देखना चाहें तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। आज का ये जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं ये अवध क्षेत्र में डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर लखनऊ से और अवध क्षेत्र से होंगे जिनके साथ आज मैं बात कर रहा हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लखनऊ क्षेत्र के अंदर, सिर्फ लखनऊ जिले के अंदर CSIR के 7 इंस्टीट्यूट हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी तक लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और वैज्ञानिक अनुसंधान के हिसाब से लखनऊ पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा एनरिच्ड प्लेस है जहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान भारत सरकार सबसे ज़्यादा करती है। पूरे एशिया का इकलौता इंस्टीट्यूट जिसको CDRI के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो लखनऊ के अंदर उपस्थित है। लखनऊ के अंदर दूसरा जो अनुसंधान केंद्र है जो दवाइयों से संबंधित अनुसंधान करता है उसका नाम है NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर आयुर्वेदिक दवाइयों और प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया जाता है। तीसरा इंस्टीट्यूट है जिसको हम CMAP के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में बहुत सारी रिसर्च करी जाती है। एक और इंस्टीट्यूट है जिसको हम IITR के नाम से जानते हैं, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च है। जो टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च होती है, दवाइयों के जो साइड इफेक्ट हैं या जो पॉइजन्स के इफेक्ट हैं उनके बारे में रिसर्च करने के लिए ये इंस्टीट्यूट है।
लखनऊ अपने आप में अगर फार्मेसी के बारे में देखा जाए तो लखनऊ फार्मेसी का भारतवर्ष के अंदर हब समझा जा सकता है। लखनऊ के अंदर संभावनाएं बहुत सारी हैं और जो भी बच्चे फार्मेसी में आ रहे हैं और फार्मेसी के अंदर जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में जो सैलरी है उनकी, उस सैलरी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। बाकी सामान्य रूप से जो बैचलर करके लोग निकलते हैं उनकी तुलना में अगर देखा जाए तो बैचलर फार्मेसी जो बच्चे करके निकलते हैं या मास्टर फार्मेसी करके निकलते हैं, उनके जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो बाकी सैलरी स्ट्रक्चर से अच्छा होता है। अगर हम ये बात करें कि हमको भारतवर्ष के बाहर जा कर के फार्मेसी के बारे में पढ़ाई करनी है या हमको अपना करियर या इंटरनेशनल स्टडीज़ में जाना है, तो उसकी भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। यदि आप बैचलर इन फार्मेसी करते हैं तो बैचलर करने के बाद आपको एक टेस्ट होता है जिसको GRE का टेस्ट बोलते हैं, और इसके बाद फॉरेन लैंग्वेज के टेस्ट होते हैं, जैसे कि टोफेल है, जैसे कि GRE है, जैसे कि IELTS का टेस्ट है। अगर आप ये टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, आपको यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फेलोशिप के साथ एडमिशन मिलता है। वहाँ से आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं और फिर PhD कर सकते हैं। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है और आप PhD करने के लिए जाना चाहते हैं, आप अगर GRE का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको फेलोशिप के साथ किसी भी अच्छी फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च करने का मौका दिया जाएगा। यदि आप PhD करने के बाद भी विदेश जाना चाहते हैं, किसी अच्छे विश्वविद्यालय में रिसर्च करना चाहते हैं, तो PhD के बाद आप पोस्ट डॉक पोजीशन के लिए किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन के साथ आपको वहाँ पर इनवाइट किया जाता है और आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप और फेलोशिप दी जाती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्लोमा इन फार्मेसी, आपको डिप्लोमा से स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाती है। आप डिप्लोमा में स्कॉलरशिप ले सकते हैं जो कि समाज कल्याण विभाग देता है। आप बैचलर में स्कॉलरशिप ले सकते हैं जो कि समाज कल्याण विभाग देता है। आप मास्टर में स्कॉलरशिप ले सकते हैं जो कि GPAT के माध्यम से आती है। आप PhD में स्कॉलरशिप ले सकते हैं जो कि भारत की बहुत सारी एजेंसीज हैं जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको स्कॉलरशिप देते हैं, और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप तो बहुत सारी। तो अगर फार्मेसी आपके दिमाग में है और फार्मेसी में आप अपना करियर और भविष्य बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ डिप्लोमा की डिग्री करके मेडिकल स्टोर खोलना ही एकमात्र आपके लिए ऑप्शन नहीं है। वहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ये तो कम से कम है। यदि आपने डिप्लोमा का कोर्स कर लिया, डिप्लोमा कोर्स करने के बाद फार्मेसी काउंसिल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम आप एक मेडिकल स्टोर तो खोल ही सकते हैं। और मेडिकल स्टोर खोलने के बाद फिर आगे संभावनाएं बहुत हैं। फार्मेसी में हम लोग कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट, क्योंकि यहाँ पर अनुसंधान होता है, यहाँ पर खोज होता है। एक मेडिसिन, कोई भी कंपनी अगर एक मेडिसिन खोज लेती है तो उस मेडिसिन के सहारे वो कंपनी कम से कम 5 से 10 साल तक का उसका रेवेन्यू जनरेशन पक्का हो जाता है। जब भी हम लोग बाजार के अंदर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक ही दवा, जैसे कि पैरासीटामोल अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो किसी कंपनी की पैरासीटामोल का प्राइस ज़्यादा है, किसी कंपनी की पैरासीटामोल का प्राइस कम है। ये ब्रांड वैल्यू होती है। इसके बाद जो दवाइयाँ मार्केट के अंदर सेल हो रही हैं वो दवाइयाँ 2 कैटेगरी की होती हैं। एक कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं कि ये जेनरिक मेडिसिन, दूसरी कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं ये पेटेंटेड मेडिसिन। जब भी कोई कंपनी किसी दवा को इन्वेंट करती है, किसी दवा को खोजती है और खोजने के बाद उसको जब मार्केट में लॉन्च करती है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको हम IPR बोलते हैं, कि ये कंपनी ने वो दवा खोजी है, तो उस दवा का जो रेवेन्यू है उसका मेजर पोर्शन उस कंपनी को मिलना चाहिए। इसलिए IPR के तहत वो उस दवा का पेटेंट करा लेते हैं, और पेटेंट कराने के बाद उस पेटेंट की वैलिडिटी 20 साल तक होती है। 20 साल तक वो उस दवा का दाम स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, तो वो उसको महंगे दामों पर बेचते हैं। एक बार 20 साल पूरा हो जाता है, 20 साल पूरा होने के बाद IPR ये मानता है कि उस कंपनी ने जितना पैसा लगाया था और जितना उसमें बुद्धि का इस्तेमाल किया गया था, उसका रेवेन्यू जनरेशन वो कर चुके हैं। अब पब्लिक वेलफेयर में वो दवा जो है वो पेटेंटेड नहीं रह जाती और उसको जेनरिक के सेगमेंट में ले आते हैं। अब कोई भी दूसरी कंपनी उस दवा को बना सकती है और कोई भी दूसरी कंपनी उस दवा को अपने लागत मूल्य पर बेच सकती है, तब उस दवा का दाम कम हो जाता है। जेनरिक मेडिसिन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी भी दवाइयाँ बाजार के अंदर उपस्थित हैं उसमें से 95 से 96% दवाइयाँ जो हैं वो सारी जेनरिक हो चुकी हैं, उनका पेटेंट एक्सपायर हो चुका है। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना का शुरुआत किया जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि सेवा। प्रधानमंत्री जन औषधि सेवा में जितनी भी ये जेनरिक मेडिसिन हैं, उन जेनरिक मेडिसिन को भारत सरकार स्वयं बनाती है या किसी कंपनी से स्वयं बनवाती है, और उसका दाम बाजार की जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं उनसे बहुत कम होता है, और उसकी गुणवत्ता उतनी ही होती है जो बाजार की ब्रांडेड दवाइयाँ हैं। और उसको सेल करने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं। ये व्यवस्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है, उन केंद्रों पर वो दवाइयाँ रखी जाती हैं और वहाँ से सेल करी जाती हैं। तो जो दवा मार्केट में आपको 50 रुपए का मान लिया मिलता है पत्ता, तो वही दवा अगर आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर खरीदने जाएंगे तो वो शायद आपको 5 या 7 रुपए में मिल जाएगा और उसी गुणवत्ता के साथ मिल जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छा शुरुआत कर दिया है, जो जेनरिक मेडिसिन को वो आगे बढ़ा रहे हैं, आगे प्रमोट कर रहे हैं। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के साथ जुड़ना, उसकी मार्केटिंग करना, उसका एडवर्टीजमेंट करना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को स्थापित करना, ये भी एक बहुत बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए खोल दी है। जेनरिक मेडिसिन के बारे में अगर देखा जाए तो भारतवर्ष जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा प्रोडक्शन है पूरे विश्व के अंदर। सबसे ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन वो भारतवर्ष के अंदर बनाई जाती हैं, और भारतवर्ष से बनी हुई जेनरिक मेडिसिन का पूरे विश्व के अंदर वो निर्यात किया जाता है। इस वजह से फार्मा सेक्टर पूरे विश्व में भारतवर्ष का बहुत स्ट्रांग है। आपको एक छोटी सी जानकारी मैं और देता हूँ। आपने शायद किरण मजूमदार शॉ जी का नाम सुना होगा। किरण मजूमदार शॉ ये एक प्राइवेट कंपनी चलाती है जिस कंपनी का नाम है बायोकॉन। ये बायोकॉन एक बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और भारतवर्ष की इकोनॉमी में बायोकॉन कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा है। किरण मजूमदार शॉ ये पहले एक ब्रिवरी कंपनी के अंदर काम करती थी। ब्रिवरी यानी जहाँ पर बियर बनाई जाती है, ये वहाँ पर काम करती थी। भारतवर्ष के अंदर इनको नौकरी नहीं दी गई क्योंकि ऐसा माना गया कि महिलाओं को किसी भी शराब निर्माता कंपनी के अंदर जॉब नहीं दी जाएगी। तो इन्होंने कुछ दिन ऑस्ट्रेलिया में काम किया, फिर वहाँ से काम करके ये भारतवर्ष में वापस आ गई, और वापस आने के बाद इन्होंने बेंगलोर के अंदर 10,000 रुपये से एक गैराज के अंदर छोटी सी कंपनी का काम शुरू किया। और उस कंपनी ने सबसे पहले पपीता, जो पपाया होता है, उस पपाया का एंजाइम, एक पपेन नाम का उसके अंदर एंजाइम आता है, उस एंजाइम का फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है। उस पपेन एंजाइम को ये निकालती थी और उसको सेल करती थी। वहाँ से उन्होंने अपनी वो बायोटेक्नोलॉजी की फार्मा कंपनी की शुरुआत करी थी, और आज वो फार्मा कंपनी पूरे विश्व के अंदर एशिया की सबसे बड़ी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत सारे वैक्सीन्स बनाने का बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पर काम करती है। भारतवर्ष की इकोनॉमी में उस कंपनी का एक बहुत बड़ा रोल है। हमने रेनबैक्सी का नाम सुना हुआ है, हमने मैनकाइंड का नाम सुना हुआ है, हमने सन फार्मा का नाम सुना हुआ है, हमने डॉक्टर रेड्डीज का नाम सुना हुआ है। ये सारी भारतवर्ष की कंपनियां हैं जो भारतीय कंपनियां हैं, और ये जेनरिक की फील्ड में पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में इनका नाम आता है। पूरे विश्व के अंदर भारतवर्ष के अंदर जो दवाई बनाने का खर्चा है, वो दवाई बनाने का खर्चा काफ़ी कम आता है। हमारा जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन की कॉस्ट कम है। इस वजह से हम जो दवा बनाते हैं उन दवाइयों का दाम पूरे विश्व में कम रहता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता ज़्यादा रहती है। ज़्यादा गुणवत्ता और कम दाम होने की वजह से भारतवर्ष की बनी हुई जेनरिक मेडिसिन का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी, और बहुत ज़्यादा पार्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट का, वो भारतवर्ष की बनी हुई दवाइयाँ उस पार्ट के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने बात करी कि फार्मा सेक्टर ये है क्या, इसके बाद दूसरी बात हम लोगों ने करी कि फार्मा सेक्टर के अंदर यदि युवा आना चाहते हैं तो किस लेवल पर आ सकते हैं। कोई युवा अगर ग्रेजुएट कर चुका है और वो चाहता है कि मुझे दोबारा ग्रेजुएशन नहीं करना है या फार्मेसी की पढ़ाई मुझे नहीं करनी है, फिर भी मैं फार्मा सेक्टर से जुड़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या संभावना है। यदि कोई युवा फार्मा सेक्टर में आना चाहता है और जिसका बैकग्राउंड फार्मेसी नहीं है, तो वो फार्मा के सेल्स में आ सकता है। वो चाहे तो फार्मा की जो बड़ी कंपनियां हैं उन कंपनियों का स्टॉकिस्ट बन सकता है, स्टॉकिस्ट, या वो सीधे रिटेल में आ सकता है, रिटेल की सेल में आ सकता है, या मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव का वो काम कर सकता है फार्मा में आकर के। इसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि कोई भी युवा वो कैसे फार्मा सेक्टर में
आ सकता है। और फार्मा सेक्टर में आने के बाद जो सबसे बड़ी बात है, अगर हमारा युवा इस फार्मा सेक्टर के अंदर जुड़ता है तो पहला तो ये कि उस युवा के भरण पोषण की अच्छी व्यवस्था हो जाती है, उसको एक बहुत अच्छा कैरियर मिलता है। और अगर फार्मा सेक्टर को हम आगे ग्रोथ करेंगे, इस फार्मा सेक्टर को हम आगे विश्व में नंबर 1 पर लेकर के जाएंगे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में फार्मा सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। आज के समय में जबकि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, फार्मा सेक्टर ने उस अर्थव्यवस्था को बहुत सपोर्ट किया है और उस सपोर्ट में भारतवर्ष की फार्मा सेक्टर का योगदान बहुत ज़्यादा है। आगे अगर हम भारतवर्ष को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारत को अगर विश्व पटल पर एक बड़े स्तर पर खड़ा करना चाहते हैं, आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं, तो फार्मा सेक्टर को डेवलप करना ये एक बहुत अच्छा कारण हो सकता है। भारतवर्ष को आगे ले जाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें जो मुझे आपके साथ आज कहनी थी वो आज मैंने आपके साथ शेयर करी हैं यहाँ पर। और फार्मेसी के बारे में लगभग सभी कुछ मैंने आपको यहाँ पर एक नट शेल के अंदर डिस्कशन में बता दिया है। और थोड़ा सा मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात और अगर करना चाहूँ तो एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ कि लगभग 20 साल से इस फार्मा सेक्टर के अंदर मैं भी काम कर रहा हूँ और 15 साल से मैं एज ए प्रोफेशनल इस फार्मा सेक्टर के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर इन फार्मेसी, फिर मास्टर इन फार्मेसी और इसके बाद फिर पीएचडी इन फार्मेसी। मेरी पीएचडी जो हुई वो पीएचडी गुजरात के अंदर बड़ौदा के अंदर यूनिवर्सिटी है, एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वहाँ से मेरी पीएचडी हुई मेडिसिनल केमिस्ट्री फील्ड में, जो ड्रग डिज़ाइन एंड डिस्कवरी की फील्ड है वहाँ पर मैंने पीएचडी करी। एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा एक नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है जहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के प्रोफेसर्स और डिपार्टमेंट है वो टॉप नंबर 10 के अंदर यूनिवर्सिटी आती है भारतवर्ष के अंदर। वहाँ से अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद फिर जैसा मैंने आपको बताया कि आप अगर चाहें तो विदेश के अंदर जा सकते हैं। विदेशों में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान का जो काम है वो आप जा कर के वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं उसको। तो फिर मैंने पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई किया और पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई किया तो जर्मनी के अंदर एक फ्री यूनिवर्सिटी है जो वन ऑफ द बेस्ट एलिट यूनिवर्सिटीज समझी जाती है जर्मनी के अंदर। उस यूनिवर्सिटी में मुझे पोस्ट डॉक करने का मौका मिला। मुझे यूरोपियन कमीशन की फेलोशिप मिली। पीएचडी करने के लिए मुझे नेशनल लेवल की लगभग 4 फेलोशिप्स मैंने क्वालिफाई करी थी, उसमें एक फेलोशिप मैं ऑप्ट किया, बाकी 3 मुझे ड्रॉप करनी पड़ी, एक ही कर सकते थे इस वजह से। और फिर इंटरनेशनल फेलोशिप मिली और वहाँ पर एज ए रिसर्च साइंटिस्ट मैंने काम किया और वो करने के बाद फिर वापस आई केम बैक इन इंडिया और अभी भारतवर्ष के अंदर एक निजी विद्यालय में निदेशक के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। और साथ में ही चूँकि लखनऊ मेरे कैपिटल है और लखनऊ के पास का ज़िला बाराबंकी जहाँ मैं रहता हूँ, तो लखनऊ में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनके साथ मिल करके शोध वर्क का कार्य चल रहा है और हम लोग कुछ डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ नए रिसर्च प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जो इंटरमीडिएट में हैं और सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, विद्यार्थियों के जो अभिभावक हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा विज्ञान लेकर के पढ़ाई कर रहा है इंटरमीडिएट के अंदर, सिर्फ एमबीबीएस कर लेना या उसके लिए सिर्फ आईआईटी में एडमिशन ले लेना ये इकलौता ऑप्शन नहीं है। उसके साथ ही बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें से एक ऑप्शन फार्मेसी का है। यदि आप अपने बच्चे को या कोई युवा है वो फार्मेसी के फील्ड में आना चाहता है और फार्मेसी में आकर के अपना भविष्य बनाना चाहता है, तो बहुत सुनहरी संभावनाएं हैं फार्मेसी के क्षेत्र में आकर के और भविष्य में काम करने की। बहुत डायनामिक फील्ड है ये और बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जब आप रिसर्च में काम करना शुरू करते हैं, बेंच पे काम करना शुरू करते हैं और आप मान लिया आपने कोई नई दवा बनाने के लिए काम करना शुरू किया और आज आपने काम करना शुरू किया और 10 साल तक आप काम करते रहे और 10 साल के बाद आपने एक नई दवा बना डाली और बना करके आप उसको मार्केट में ले आए, तो जितनी खुशी मिलती है, जितना सम्मान मिलता है और सम्मान के साथ साथ जितना ज़्यादा आर्थिक जो है लाभ मिलता है उसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें आज फार्मेसी के संबंध में मैंने आपसे करी और उम्मीद है कि आज के इस लाइव सेशन में जो मैंने आपसे बात करी है वो आपको बहुत अच्छे से
समझ में आई होगी। और इसके अलावा यदि आपके कोई प्रश्न है और लाइव सेशन में जो भी मेरे युवा मित्र साथ में जुड़े हुए हैं अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद भी मैं आपके साथ संपर्क में बना रहूँगा। इस पेज पर भी आप बाद में विजिट करेंगे और कोई सवाल अगर फार्मेसी से संबंधित आप पूछेंगे तो वो मेरे पास तक आ जाएगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब आप तक जरूर पहुँचाऊँ। और किसी भी प्रकार की फार्मेसी से संबंधित अगर कोई भी आपके मन के अंदर अगर कोई भी इच्छा है जानने की, कोई भी क्यूरियोसिटी है, तो उस क्यूरियोसिटी को आपको सुलझाने की, आपको समझाने की और आपको उसके बारे में डिटेल बताने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है कि बहुत सारे दोस्त मेरे यहाँ पर जुड़े हैं जो मुझे देख पा रहे हैं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। और धन्यवाद है अवध के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन को, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि आज इस पटल पर और इस बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर के मैं अपनी बात आप सभी लोगों के सामने रख सकूं, आप सभी लोगों से अपनी बात को मैं कह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।